नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनी और मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो अब हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है अर्थशास्त्र का चैप्टर 2 अध्याय 2। वो कौन सा है? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। भाई अब ये क्या है? सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हम लास्ट चैप्टर में पढ़े विकास। अब वो विकास होगा कैसे भैया? वो विकास होगा जब ज्यादा से ज्यादा जीडीपी होगी। जीडीपी क्या है? जब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा। तो उत्पादन करने के लिए हमें काम तो करना पड़ेगा। अब काम, अगर आपके पापा किसान हैं तो वो कौन से क्षेत्र में आते हैं वो आज पता चल जाएगा। अगर आपके पापा डॉक्टर हैं तो वो कौन से क्षेत्र में आते हैं आज पता चल जाएगा। आपके पापा बिजनेसमैन हैं तो वो कौन से क्षेत्र में आपको पता चल जाएगा। आपकी मम्मी टीचर है तो वो कौन से क्षेत्र में, वो आपको आज पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें उत्पादन करना पड़ेगा और उत्पादन करने से ही हमारा विकास होगा। तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र लेक्चर 1। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन और महत्वपूर्ण प्रश्न। क्योंकि यह हमारा मेहनत से मंजिल का सफर है। पहले मेहनत करेंगे और फिर मंजिल पे पहुंचेंगे। मंजिल क्या है? हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो हम प्रश्न के साथ उत्तर भी जानेंगे और आपका पूरा आज का जो वीडियो है वो रिवाइज हो जाएगा। पर सबसे पहले शुरू करने से पहले एक बात, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो मैं क्लियर कर देता हूं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारे क्षेत्र है, भाई हम लोगों को क्या करना है? उत्पादन करना है। ठीक है, हमें उत्पादन करना है और उत्पादन करने से क्या है? हमारी जीडीपी बढ़े और जीडीपी से देश का विकास हो। हम सभी ये चाहते हैं। पर देखो, एक तो क्या होता है, आर्थिक गतिविधियां होती है। एक होती है आर्थिक और एक तरफ होती है गैर आर्थिक। ठीक है, आर्थिक गतिविधि या गैर आर्थिक गतिविधि, या इन्हें बाजारी गतिविधि और इन्हें गैर बाजार गतिविधि भी कह सकते हैं। आर्थिक गतिविधियां क्या हैं? आर्थिक गतिविधियां वो हैं जब हम किसी चीज का क्या करें? उत्पादन करें और वो उत्पादन के लिए हमें क्या मिले भैया? उसके लिए हमें पैसा मिले। हमें क्या मिले? रुपया मिले। तो वो क्या है? आर्थिक गतिविधि। आर्थिक का मतलब ही है हमें पैसा मिलना चाहिए। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम कुछ भी उत्पादन कर रहे हैं, उसका हमें क्या है? पैसा मिलना चाहिए। तभी वो क्या है? आर्थिक गतिविधि कहलाएगी। और जीडीपी में जो काउंट हो रही है वो ये आर्थिक गतिविधियां ही हो रही है। जीडीपी में गैर आर्थिक या गैर बाजारी गतिविधियां यूज नहीं होती। अब गैर आर्थिक क्या है भैया? उत्पादन तो यहां पर भी होगा, उत्पादन तो यहां पर भी होगा, परंतु इसके लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। अरे तो भैया ऐसा कौन है जो काम भी कर दे और पैसा भी ना दे? और जहां पैसा नहीं है तो भैया वो हमारे जीडीपी का भी नहीं है। वो हमारे जीडीपी का भी नहीं है। जहां पैसा नहीं वहां जीडीपी नहीं। ठीक है, तो अब ये क्या है? देखो, आर्थिक गतिविधि, जैसे मैं आपको बताता हूं, आज मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पैसा मिल रहा है, हम उत्पादन कर रहे हैं, शिक्षा का उत्पादन कर रहे हैं, हम सेवा दे रहे हैं, हम सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। तो हम क्या है, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे क्या है? पैसा मिलेगा। मैंने जो उत्पादन करा मुझे उसका पैसा, ये आर्थिक गतिविधि। अगर अब यही मान लो कि मैं घर पर जाकर के मेरे भतीजे को, मेरी भतीजी को, उनको पढ़ाता हूं, तो उसका मुझे घर वाले पैसा देंगे क्या? बोले नहीं, चाटा और मारेंगे, पैसा मांगेगा तो। ठीक है, अपने भतीजा भतीजी को पढ़ाने का पैसा लेगा। तो जब मैं उनको पढ़ाऊंगा पैसा नहीं, पर उत्पादन तो कर ही रहा हूं, सेवा तो दे ही रहा हूं ना। कल को वो भी जाकर के पढ़ लिख करके कुछ अच्छा करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। ठीक है, तो पर उत्पादन तो कर ही रहा हूं, पर उसका पैसा नहीं ले रहा। इसी प्रकार से हमारी जो मम्मी है वो अच्छा अच्छा खाना बनाती है, पर उसके लिए वो हमसे पैसा ले रही है क्या? नहीं ले रही है। तो वो क्या है? जीडीपी में नहीं जुड़ेगा। अगर वही मदर टिफिन बना करके अगर होम डिलीवरी करवाती है तो उससे पैसा मिलेगा, वो उत्पादन हमारे काम का, वो आर्थिक है। जहां से पैसा मिले वो आर्थिक गतिविधि या आर्थिक क्रियाएं हैं, और जहां से नहीं मिले वो गैर आर्थिक गतिविधि या गैर आर्थिक है। अब ये यहां पर हमें पैसा क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ये हम स्व उत्पादन के लिए कर रहे हैं, सेल्फ के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? सेल्फ के लिए कर रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं मेरे भतीजा और भतीजी को पढ़ा रहा हूं, हमारे लिए तो पढ़ा रहा हूं। हमारी मम्मा खाना बना रही, हम सबके लिए तो बना रही, वो सेल्फ के उत्पादन के लिए। भाई खुद के लिए जब हम लोग उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें हमें पैसा नहीं मिलता, और जब हमें पैसा नहीं मिलता तो वो गैर आर्थिक कहलाती है और वो जीडीपी। हमें जो पढ़ना है ना पूरे चैप्टर में, वो आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ना है। क्योंकि भैया देश को विकास होना चाहिए, राष्ट्रीय विकास सर्वप्रथम है। और राष्ट्रीय विकास कब होगा? जब आर्थिक गतिविधियां ज्यादा से ज्यादा होंगी। तो हम लोगों को आर्थिक गतिविधियां पढ़नी है। अब आपको बात में समझ में आ गई होगी कि आर्थिक गतिविधियां होती क्या है। अब इस आर्थिक गतिविधियों में क्या है? 3 क्षेत्र होते हैं। कितने हैं? 3 क्षेत्र हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है,
प्राथमिक पहला, द्वितीयक दूसरा और तृतीयक तीसरा। ये तीन क्षेत्र क्या है आर्थिक गतिविधियों में आते हैं। या तो जो भी इंसान काम कर रहा है वो प्राथमिक में होगा या द्वितीयक में होगा या तृतीयक क्षेत्र में होगा। क्षेत्र मतलब एक तरीके से काम का बांट दिया, ये जो काम है प्राथमिक क्षेत्र में, वो उन्हें प्राथमिक क्यों कहते हैं वो भी हम अभी जानेंगे। फिर दूसरे जो काम है वो द्वितीयक में है और तीसरे जो काम है वो तृतीयक में आ जाते हैं। एक बात, ये तीनों काम हैं अलग अलग, पर सबसे बढ़िया बात इनकी ये है कि ये तीनों इंटर रिलेटेड है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, दूसरे के बिना पहला अधूरा है, तीसरे के बिना सब अधूरे हैं। ठीक है, तो अब आर्थिक गतिविधियों में सबसे पहले जो शुरू करते हैं वो करते हैं प्राथमिक क्षेत्र से। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। देखो अब क्या है भाई, प्राकृतिक संसाधनों का, भाई हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हुए भाई, जैसे भूमि हो गया, जल हो गया, ये जो सब कुछ चीजें मिली हुई है, इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहेंगे। वो सारे काम क्या है प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगे जिनमें हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। अब वो कौन सी वस्तु है, वो कौन सी वस्तुएं हैं उनको जानेंगे। पर ये देखो, ये भैया बहुत खुश हो रहे हैं, इनके पास पैसा ही पैसा आ गया। क्यों आया है? क्योंकि इन्होंने ऐसा काम करा है, ऐसा उत्पादन करा है जो आर्थिक गतिविधि है जिसके लिए उन्हें पैसा मिला है और ये बहुत खुश हो रहे हैं। पर गलत बात है, इतना खुश नहीं होना चाहिए। अब देखो प्राथमिक क्यों, तो अब आप भी सोच रहे हो हमने इन्हें प्राथमिक ही क्यों कहा। जैसे कि ये लड़का सोच रहा है, ये लड़का आप में से कोई ना कोई होगा, तो जैसे ये सोच रहा है कि प्राथमिक ही क्यों, हम इन्हें प्राथमिक क्यों कहते हैं वो जानो। क्योंकि ये उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। निर्मित करने का मतलब क्या है, जिन्हें हम बना रहे हैं, जिन्हें हम निर्मित कर रहे हैं, जिन्हें हम बना रहे हैं, उन सबका आधार है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे भाई कॉटन की शर्ट है। अब कॉटन तो क्या है, हमें खेती में मिल रहा है, तो खेती ही हमारे लिए क्या है, आधार है। कॉटन की शर्ट टी शर्ट बनाने के लिए क्या है, खेती हमारे लिए आधार होगी। तो खेती किस में चली गई भाई, प्राथमिक क्षेत्र में चली गई। ठीक है भाई, लोग मिठाइयां बनाकर बेच रहे हैं, दूध दे रहे हैं, ठीक है, दूध की मिठाइयां, मावे की मिठाइयां दे रहे हैं। तो वो मिठाइयां जो है वो कहां से आ रही, दूध से आ रही। दूध क्या है, डेयरी में है, तो दूध क्या हो गया, आधार हो गया। और जब आधार जो बन गया वो प्राथमिक में चला गया, तो डेयरी वाला काम कहां चला जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में चला जाएगा। चूंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, ठीक है भाई, कृषि खेती से, डेयरी से जहां पे दूध का संबंधित जो काम होता है, मत्स्य जो मछलियों का है, और वनों से मतलब जंगलों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो मेजर पोर्शन है वो कृषि का है, ठीक है, खेती बाड़ी का है, तो इसलिए हम इसे कृषि या सहायक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये सहायता कर रहा है। ठीक है, इसके बिना सारे अधूरे हैं, इसके बिना क्या है, सब अधूरा है, क्योंकि ये सबका आधार है। जब तक घर की नींव नहीं भरती ना तब तक मकान नहीं बनता है, तो नींव भरना जरूरी है। ये सबके लिए क्या है, सहायक है, आधार है सबका। अब देखो ये बिल्कुल लाल लाल एप्पल है, लाल लाल बिल्कुल सेब है, तो ये कहां से आया, ये खेती से है। तो खेती हमारा कहां चला गया, प्राथमिक क्षेत्र में। अब अगर आपके पापा किसान है तो आप किस में बोलोगे, वो प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, अगर आपके पापा दूध का काम करते हैं तो वो किस में है, प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, अगर जंगल से हमें कुछ मिल रहा है और जंगल में कोई काम कर रहा है तो वो किस में आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। ये है भैया दूध का गिलास, तो सुबह शाम रोज दूध पिया करो और अच्छी सी हेल्थ बना लो आप लोग। ठीक है, फिर बढ़िया पढ़ाई करा करो। जैसे कपास की खेती, ये एक मौसमी फसल है। अब उदाहरण समझो, देखो कपास की खेती, कपास मतलब कॉटन, कपास मतलब भैया कॉटन। अब एक जो कपास की खेती है ना, ये एक मौसमी फसल है, एक मौसम में ही क्या है, कपास लगाई जाती है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न कि पूर्णतः प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश, जलवायु पर निर्भर है, अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। देखो अब कपास के पौधों की वृद्धि के लिए, मतलब उसकी बढ़ोतरी के लिए, वो बढ़े और ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कपास का उत्पादन हो, उसके लिए हमें क्या है, मुख्यतः मतलब मेन जरूरी तो है, पूर्णतः का मतलब ये पूरी तरीके से नहीं, पर हम डिपेंडेंट है किन किन पर, वर्षा पे, भाई बारिश होनी चाहिए तभी क्या होगा, पानी मिलेगा। हम इस पर डिपेंडेंट है पर पूरी तरीके से नहीं। बारिश नहीं हुई तो कोई बात नहीं, पानी के टैंकर मंगा के पानी डाल देंगे, ठीक है, हम कुएं खोद देंगे, ठीक है। उसके अलावा सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी तो बिल्कुल ही मिलनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जलवायु मतलब वहां का क्लाइमेट कैसा है। तो हम क्या है, यहाँ पे प्रकृति पे डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से भी नहीं तो, पर है तो सही, हमें जरूरत तो है प्रकृति की, तभी जाकर के क्या है, कपास की खेती हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। तो कपास क्या है, एक प्राकृतिक उत्पाद है, प्रकृति की मदद से हमने क्या है, उसका उत्पादन करा है। अब ये देखो, ये जैसे क्या हो गया भाई, कपास तो रुई है, अब रुई के क्या उसमें से रेशे निकाले जाते हैं, मतलब जो उसके धागे होते हैं वो निकाले जाते हैं और फिर उनको एक साथ कर करके फिर टी शर्ट, शर्ट्स ये बनाई जाती है। तो जैसे आपको इस चित्र में दिख रहा है कि जो धागे हैं वो हमने आपको दिखाया। तो कपास का एक प्राकृतिक उत्पाद है और जो खेती कर रहा है वो प्राथमिक में आ गया। फिर आता है द्वितीयक क्षेत्र।
अब देखो द्वितीयक क्षेत्र ने क्या काम करा। अब मैंने ये बात कही कि भाई कपास जो लगी, उस कपास को क्या है, टी शर्ट या शर्ट बनाई। अब जो किसान है वो तो क्या करेगा, उगाएगा, उत्पादन करेगा और आगे बेच देगा। अब वो आगे जो जिसको बेच रहा है ना, वो किसको बेचेगा, जिनके पास फैक्ट्री होगी, इंडस्ट्री होगी। अब वो फैक्ट्री और इंडस्ट्री में जो जाएगा, जो हमें फाइनल चीज बना करके देगा। भाई मेरे वो रुई काम की नहीं आ रही, कपास काम नहीं आ रहा है, मेरे काम आ रही कॉटन की शर्ट, कॉटन की टी शर्ट। तो वो कॉटन की शर्ट और टी शर्ट मुझे कौन बनाकर देगा, एक फैक्ट्री वाला इंसान बनाकर देगा, एक इंडस्ट्री वाला इंसान बनाकर देगा। तो जो कच्चे माल को, भाई हमें प्राथमिक क्षेत्र से क्या मिला, हमें कच्चा माल मिला। प्राथमिक क्षेत्र से हमें क्या मिला भैया, कच्चा माल मिला। इस कच्चे माल को अंतिम माल में बदल के देगा, इस कच्चे माल को अंतिम माल में बदल के देगा। कच्चा माल तो क्या था भैया, कपास, कॉटन था, और यहां पर मेरे लिए अंतिम माल क्या है, टी शर्ट मेरे लिए अंतिम माल, टी शर्ट मेरे लिए अंतिम माल है। तो कपास तो क्या है, कच्चा माल। कच्चा माल कहां से मिलेगा, प्राथमिक क्षेत्र से, और उसको अंतिम माल, अंतिम माल का मतलब मैं यूज कर सकता हूं उसको, अब मेरे काम की बन चुकी है वो। तो जब अंतिम माल जो आएगा वो टी शर्ट, तो वो कौन देगा, द्वितीयक क्षेत्र देगा, सेकेंडरी सेक्टर देगा। इन गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। विनिर्माण का मतलब क्या होता है, विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर किया जाएगा, बनाया जाएगा। भाई वहां पर तो प्रकृति की मदद से हम उगा रहे थे, उत्पादन हो रहा था। अब यहां पर उत्पादन कुछ नहीं है, कोई प्रकृति का रोल नहीं। अब जरूरत किसकी है, अब बनाने की है। हम विनिर्मित करेंगे, बनाएंगे, हम बनाएंगे, ठीक है। अब उसकी भाई कपास की मैं टी शर्ट बनाऊं मेरी मर्जी, मैं उसकी शर्ट बनाऊं मेरी मर्जी, तो हम बनाएंगे, पब्लिक बनाएगी, जनता बनाएगी। कैसे बनाएगी, मैन्युफैक्चरिंग से बनाएगी, विनिर्माण जो प्रणाली है उससे बनाएगी। तो उसे परिवर्तित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। भाई परिवर्तित कर रहे हैं ना, हम चेंज कर रहे हैं। ये कपास था और अब हमने उसका टी शर्ट बना ली, तो हमने इसको क्या चेंज कर दिया। और चेंज किससे होगा, विनिर्माण की प्रणाली से होगा। फैक्ट्री में वो चीज जाएगी, मशीनों के अंदर घूमेगी, उससे फिर टी शर्ट बन के आएगी, वो थैलियों में, पैकेट्स में पैक होगी, उस पर रेट लिखी जाएगी और फिर वो हम तक पहुंचती। यहां वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है, बल्कि निर्मित की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, बात अभी मैंने आपको बताई। प्रकृति से उत्पादित नहीं है भाई, कपास तो प्रकृति से उगा है, प्रकृति की, उसको सूरज की रोशनी मिली है, उसको जल मिला है, वर्षा मिली है, जलवायु है, जमीन भूमि पर उगा है, सब जो सारा काम था प्रकृति का, पूरा पूरा रोल था। यहां पर प्रकृति से उत्पादित नहीं हुआ भैया। टी शर्ट सीधा ऊपर से नहीं आकर के गिरी, या टी शर्ट का कोई पौधा नहीं लगता है लगता हो तो बता देना, और लगता है तो हमारे लिए भी भेज देना। तो टी शर्ट का पौधा नहीं लगता, शर्ट का पौधा नहीं लगता, उसको हम बना रहे हैं। तो प्रकृति से उत्पादित नहीं है, बल्कि क्या है, निर्मित है। हम निर्मित कर रहे हैं, हम बना रहे हैं उसको। जब बना रहे हैं, इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। मतलब बहुत जरूरी है, विनिर्माण की प्रक्रिया हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उससे कच्चे माल से अंतिम माल में जा रहे हैं, और हमारे जो काम की चीज है वो सिर्फ और सिर्फ अंतिम माल है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भैया। कारखाना भाई बहुत बड़ी आपने फैक्ट्री खोल दी, ठीक है। कार्यशाला कोई आपने कोई वर्कशॉप खोल लिया या छोटा मोटा और कुछ खोल लिया। कारखाना, कार्यशाला एक ही बात है। घर पे, अब घर पे कैसे देखो, अब घर पे क्या होता है, आपने बहुत सी बार देखा होगा कि जो काफी लेडीज क्या करती है, डोरमेट्स बनाती है। वो ऐसे दोनों बड़े बड़े नेडल्स लेती है और उनसे ऐसे ऐसे करती है, वो डोरमेट्स बनाती है। अब वो जो डोरमेट्स बना रही है, पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ धागा है, कुछ ही काम का नहीं, पर उससे वो जो डोरमेट्स बना रही है वो क्या है, अंतिम माल है। अब वो जो धागा है वो कहीं ना कहीं में प्रकृति से मिला होगा। अब उसके वो डोरमेट्स बना रही है, तो जो डोरमेट्स, पायदान जो होते हैं, वो पायदान हमारे लिए क्या है, अंतिम माल है। वो पायदान हमारे लिए क्या है, अंतिम माल है। तो वो काम घर पे भी हो सकता है। तो विनिर्माण की जो प्रक्रिया है या विनिर्माण प्रणाली है, वो आपको कारखाना, बड़ी फैक्ट्री में, बड़ी वहां पर मिल सकती है, और छोटे से घर में भी लोग क्या है, ये काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये केक है, ये केक है भैया। तो ये केक भी क्या है भाई, जैसे आटा आता है, पहले गेहूं उगता है, फिर उसका आटा बनता है, फिर उनसे केक बनते हैं, ठीक है। तो ये केक बिस्किट हैं, बहुत अच्छे हैं, खाइएगा इनको। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर रहे, हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। अब देखो गन्ना क्या है, गन्ना कच्चा माल प्रकृति से मिल रहा है, बिल्कुल प्रकृति से मिल रहा है। पर इसका चीनी बनाना, इसका गुड़ बनाना कैसे हो रहा है,
फैक्ट्रियों में हो रहा है, इंडस्ट्रियों में हो रहा है, उसकी चीनी बनेगी, उसका गुड़ बनेगा, उसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया, परिवर्तन नहीं कर दिया गया, ठीक है। वैसे तो गन्ने को भी हम यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं कर रहा मैं, गन्ने को हम यूज नहीं कर रहे, पर कच्चे माल को एक अंतिम माल, भाई आप गन्ना रोज खरीद करके लाते हो, नहीं खरीद के लाते, पर चीनी आप हर महीने खरीदते हो, चाय में गेरने के लिए, कॉफी में डालने के लिए, जूस पीने के लिए, और भी काफी चीजों। और जब सर्दी का मौसम आएगा तब हम गुड़ भी खरीदेंगे, तो गुड़ और मूंगफली भी खाएंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या है, ये चीजें हमारे लिए अंतिम माल है जिनका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं और कपड़ा बुनते हैं। तो अब देखो क्या है भाई, मैंने बोला ना कपास का हम रेशे मतलब जो धागे हैं वो निकालते जाएंगे, उसका सूत काटेंगे, ठीक है। सूत काटते, जैसे महात्मा गांधी का चरखा था, ठीक है, तो सूत काटते थे और कपड़ा बुनते थे, फिर अपने लिए कपड़ा बुनते थे। और क्या कहते थे महात्मा गांधी कि देश की चीजों का इस्तेमाल करो, देश में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। क्योंकि ये क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब भाई इसका तो सारा काम उद्योगों पे ही तो टिका हुआ है, फैक्ट्री होनी चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए, बढ़िया मशीन होनी चाहिए, बढ़िया औजार होने चाहिए, उसी पे टिका हुआ है। तो जब उस पे टिका हुआ है, सारा काम उद्योगों पे टिका हुआ है, इंडस्ट्री पे टिका हुआ है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हम इसे कहते हैं। ये देखो ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, यहाँ पे अलग अलग मशीनें लगी हुई है, ऊपर तक मशीनें लगी हुई, पूरा ये क्या है, एक उद्योग सेटअप कर रखा है इन्होंने, एक इंडस्ट्री सेटअप कर रखी है, जिससे कि वहां पे अलग अलग चीजों का विनिर्माण होता है, अलग अलग चीजों को परिवर्तित कर दिया जाता है। अब तीसरा है हमारा तृतीयक क्षेत्र। अब आप बोलोगे सर भाई पहले ने कच्चा माल दिया, दूसरे ने अंतिम माल बना दिया, अब तीसरे की जरूरत कहां से आ रही है? अब तीसरे की तो जरूरत है ही नहीं हमें। बिल्कुल है बेटा। अब देखो जरूरत कहां है, उस चीज को समझने की कोशिश करो। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो हमें क्या हुआ, जो कपास है वो प्राथमिक क्षेत्र से मिल गई। कहां से मिली? कपास, प्राथमिक क्षेत्र से मिली। अभी जो भी काम कपास के क्षेत्र में करा वो प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। अब इस कपास का क्या हुआ, विनिर्माण करने के लिए कहां गई? द्वितीय क्षेत्र में गई। कहां पे गई? द्वितीय क्षेत्र में। अब द्वितीय क्षेत्र में जब गई तो उसने क्या करा, टी शर्ट बना दी। उसने क्या करा, टी शर्ट बना दी। अब ये टी शर्ट बना तो दी उसने भैया, पर ये टी शर्ट आप तक पहुंचेंगी कैसे? भैया ये पहुंचेंगी परिवहन से, ट्रांसपोर्ट लगाया जाएगा, ठीक है, आपके लिए। भाई जो फैक्ट्री है उससे लेकर के क्या दुकानों तक भेजा जाएगा। हाँ भैया आ जा भैया, अपना ट्रैक्टर लेकर के डाली उसमें टी शर्ट है। बिल्कुल जल्दबाजी क्या है वो लोग कर रहे हैं, तो जल्दबाजी वो लोग कर रहे हैं, उसकी क्या जरूरत है हमारे लिए, उस चीज को समझने की हमें जरूरत है। तो पहला काम क्या है, जो कच्चा माल है वो कपास ने दिया, टी शर्ट फिर द्वितीय क्षेत्र में बनाई। और तीसरा काम जो है वो क्या है, सेवा किसने दी है हमें? सेवा कौन दे रहा है? तृतीय क्षेत्र दे रहा है। तृतीय क्षेत्र है वो हमें सेवा देता है। तृतीय क्षेत्र की बात हमेशा याद रखना, वो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, वो सेवा का उत्पादन करता है, सिर्फ और सिर्फ हमें सेवा उत्पादित करता है। और हमने पढ़ा है जीडीपी में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन ही जीडीपी में गिना जाता है। तो क्या है, सेवा का उत्पादन कौन करेगा? तृतीय क्षेत्र। भाई परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, अब वो सेवा हो गई, सेवा दे रहा है कि वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, पहला बात। दूसरी बात, अभी जो टी शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री है, इनके पास पैसों की कमी पड़ी, वो बैंक गए, बैंक से लोन लेकर आए, बैंक वाले सेवा ही तो दे रहे हैं, तो वो किस में आ गया? तृतीय क्षेत्र में आ गया, ठीक है। बीमा करवाना है, किसी का इंश्योरेंस करवाना है, तो वो भी एक सेवा ही दे रहे हैं। तो वो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? सेवा का उत्पादन करते हैं। और सेवा के उत्पादन से ही क्या होता है, ये चीज यहां से यहां और यहां से यहां तक पहुंचती है। भाई जिसने कपास उगाई होगी उसने भी तो ट्रैक्टर में भर करके परिवहन की सुविधा लेते हुए ही तो क्या करा होगा, आगे भेजा होगा, ठीक है। उसी ने फिर जो जिसने टी शर्ट बनाई उसने भी ये काम करा होगा। तो सेवा वाला क्षेत्र है ना, इन दोनों से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने आपको क्या बोला था, तीनों इंटर रिलेटेड है, एक के साथ जुड़े हुए हैं तीनों। प्राथमिक भी जुड़ा हुआ है, द्वितीयक भी जुड़ा हुआ है और तृतीयक भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब प्राथमिक से हमें कच्चा माल मिला, द्वितीयक ने अंतिम माल बनाया और तृतीयक ने उस अंतिम माल को हम तक पहुंचाया। यही हमारे क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के और इनका कमाल है, तृतीयक क्षेत्र। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। अब ये गतिविधियां क्या करी, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करी। भैया विकास ही तो हो कर रही है वो। भाई कपास उगी, फोन कर दिया किसान ने, आजा भैया ट्रैक्टर लेकर, वो ट्रैक्टर लेकर के आया, पहुंचा दिया, ठीक है। नहीं तो किसान ऐसे कंधे पे ले जाकर फैक्ट्री तक पहुंचा के आता, अच्छा लगता क्या? नहीं लगता ना। और टाइम कितना लगता? तो उस ट्रैक्टर में आया, उसको डाला और 10 मिनट में अगले दूसरी फैक्ट्री में, गांव में किसी में उसने पहुंचा दिया। फिर फैक्ट्री में सामान तैयार हुआ, फिर अलग अलग जगह उसने भेज दिया, ठीक है। राजस्थान में भेज दिया, और कहीं पर भेज दिया, केरला में भेज दिया, उत्तराखंड में भेज दिया, सारी जगह भेज दिया। क्यों? क्योंकि परिवहन की सेवा से।
ये वाला जो क्षेत्र है स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, मतलब खुद है ना वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रहा है। ये उत्पादन किसका कर रहा है सर? ये तो उत्पादन सेवा का कर रहा है। ये क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है हम लोगों को, हमारी सेवा कर रहा है। ये वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करता है। तो सहयोग ही तो कर रहा है भैया, हेल्प ही तो कर रहा है। इसको यहां से यहां, फिर यहां से यहां और यहां से हम तक पहुंचाने में क्या है? ये मदद कर रहा है। तो ये हेल्प करता है। किसकी हेल्प कर रहा है? प्राथमिक क्षेत्र की और द्वितीयक क्षेत्र की। चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सर्जन करती, मतलब सेवाओं का उत्पादन कर रही है, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसलिए क्या कहा जाता है? इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये देखो, ये बढ़िया वाला ट्रैक्टर है और ये ट्रैक्टर जल्दी से आकर के इधर सेवा क्षेत्र में घुस चुका है, क्योंकि ये सेवा दे रहा है और यह क्या है? सेवा क्षेत्र का। अगर कोई इंसान ट्रैक्टर चलाता है, टेम्पू चलाता है, जहां आप सेवा दे रहे हो, जहां आप सर्विस दे रहे हो, वहां पर क्या है? वो तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा हमारा। ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती। तो भाई तृतीयक क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली तो क्या है? डायरेक्टली तो उत्पादन नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही। भाई जो ट्रैक्टर चलाने वाला आदमी है, क्या वो खेती में जाकर के काम कर रहा है? क्या नहीं कर रहा। वो क्या फैक्ट्री में जाकर के काम कर रहा है? क्या नहीं कर रहा। वो तो सिर्फ अपना ट्रैक्टर चला रहा है। तो डायरेक्टली तो, प्रत्यक्ष रूप से तो क्या ऐसा लगेगा कि भाई खेती का काम सारा का सारा किसने करा? किसान ने करा। इंडस्ट्री का सारा किसने काम करा? उद्योगपति ने करा। पर उसमें अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली रूप से क्या हो रहा है? तृतीयक क्षेत्र के जो लोग हैं वो मदद कर रहे हैं। भाई बैंक वाले ने उनको लोन दिया, मदद करी नहीं करी। किसान को लोन दिया, मदद करी या नहीं करी। उनका इंश्योरेंस करा, मदद करी या नहीं करी। मतलब बीमा कराना उनका, तो मदद हुई या नहीं हुई। एक जने ने एक ट्रैक्टर में डाल के दूसरी जगह पहुंचा, मदद करी या नहीं करी। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग क्या है? उनकी बहुत मदद करते हैं। कौन? सेवा क्षेत्र वाले। जैसे हमें शिक्षकों, बजाओ ताली, जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती। अब ये सारे क्या सेवा दे रहे हैं? तो भैया शिक्षक, हम तो सेवा दे ही रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर है, डॉक्टर भी सेवा कर, वो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा है, वो तो सेवा दे रहा है, सेवा से ही उत्पादन कर रहा है। भाई धोबी हो गया कपड़े धोने के लिए, नाई हो गया बाल काटने के लिए, ठीक है, मोची जो अपने जूते चप्पल ठीक करते हैं, ठीक है, वकील अगर भाई कहीं गलती कर दो, किसी केस में फंस गए तो वकील काम आएगा। ये सब व्यक्तिगत एक एक को इंडिविजुअल सेवाएं दे रहे हैं। और जो जब वो सेवा दे रहे हैं वो किसी चीज का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, वो तो सेवा दे रहे हैं। उसके अलावा प्रशासनिक, अगर आप कभी IAS अधिकारी बन जाते हो, कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर बन जाओ, SP बन जाओ, ठीक है, लेखाकरण, कोई अकाउंट्स का काम करता है। आपने वो शब्द सुना मुनीम? तो मुनीम क्या करता था? अपने जो मालिक का पूरा हिसाब होता था ना, वो कैलकुलेट करता था। वो लेखाकरण है, लेखा अधिकारी है। इन सब की हमें आवश्यकता होती है। इन सब के बिना क्या है? प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र भी अधूरे रह जाते हैं कभी कभार। तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र तो क्या कर रहा है बच्चों? वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि और सहायक क्षेत्र भी कह रहे हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा जो डिपेंडेंस है वो कृषि पे है। द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र कह रहे हैं, क्योंकि उसमें सारा काम उद्योग का हो रहा है। और तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कह रहे हैं, क्योंकि इसमें उत्पादन सिर्फ और सिर्फ सेवाओं का होता है। तो ये देखो भैया, ये बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पर सामने मैडम जी बैठी हुई है, ये पढ़ा रही हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। जल्दी ये स्कूल खुले सबके और सब ऐसे ही पढ़े। अब सवाल आपके दिमाग में उठा होगा, ये बच्चा पढ़ रहा है किताब खोल करके, पर इसको समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? तो इसने मुझसे पूछ लिया कि प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। इसने बोला वे प्रत्येक क्षेत्र, हर क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में कितना हुआ, द्वितीय क्षेत्र में कितना हुआ, तृतीय क्षेत्र में कितना हुआ। विविध वस्तुओं, विविध मतलब अलग अलग वस्तुओं को और अलग अलग सेवा की हम गणना कैसे करते हैं, कैसे गिनते हैं हम लोग, और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं, और हमें कैसे पता चलता है कि कुल उत्पादन कितना हुआ, टोटल जो प्रोडक्शन है वो कितना हुआ है, ये हम लोग कैसे जानते हैं। ये इसका सवाल है और सवाल बहुत अच्छा है और इसका वही हम जवाब भी देंगे। वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर हम उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। देखो अब क्या होता है भाई, हम ये नहीं देखेंगे कि भाई किसान ने 100 किलो गेहूं उगाया, किसान ने 100 किलो गेहूं उगाया, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग हैं, जो उद्योगपति है, उन्होंने 100 टी-शर्ट बनाई। हम ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कि भैया ये 100 किलो गेहूं इसने जो उगाया है इसकी कीमत कितनी होगी। मान लो 1 किलो गेहूं 10 रुपए में बेच रहा है, तो भैया 1000 रुपए की 1000 रुपए का क्या करा उसने उत्पादन करा है। और मैंने आपको क्या बोला था कि जो वस्तुओं का उत्पादन है
वस्तु और सेवा का जो उत्पादन होता है उसे जब बाजार मूल्यों पर बेचा जाता है वही जीडीपी है, वही सकल घरेलू उत्पाद है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मूल्य की बात कर रहे हैं, बाजार मूल्य की बात कर रहे हैं। तो 100 किलो गेहूं है वो कितने में बिकेगा बाजार में उसकी क्या वैल्यू है, 10 रुपए है। तो 1000 रुपए का क्या है कर दिया, एक किसान ने क्या कर दिया भैया, एक किसान ने क्या करा है, उत्पादन करा। अब 100 टी शर्ट है, एक टी शर्ट को मान लो भैया किसी ने 500 में बेच दिया, वो टी शर्ट को जब 500 में बेच दिया है तो ये कितने हो गए भैया, 50,000 रुपए इसके पास हो गए। तो इसका 50,000 कहा गया। अब इन दोनों को मदद करने वाला जैसे मान लो परिवहन है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, उसने क्या करा, उसने भाई मैंने एक महीने में इतने राउंड करे या ये करे, हेल्प करी इसमें, तो वो क्या है, वो अपना बता देगा कि भाई मैं एक महीने में 10,000 रुपए कमाता हूं। तो 10,000 का क्या है, वो सेवाओं का उत्पादन कर रहा है। तो वो सब क्या है, हम किसी की क्या है, उत्पादन की गणना नहीं कर रहे, हम उसने कितना उत्पादन कर रहे हैं ये नहीं गिन रहे, हम ये गिन रहे हैं कि उसने उत्पादन करा, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उस मार्केट वैल्यू को ही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये बात इसने कही कि वस्तु और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। तो मूल्य का यूज करेंगे, हमने वैल्यू तो निकाली, वैल्यू निकाल के उसका इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि यहां एक सावधानी बरतने की जरूरत है, उत्पादित और बेची हुई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य है। अब इसने क्या बोला है कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ जो गणना करनी है वो अंतिम वस्तु की करनी है, अंतिम माल की करनी है। जो माल आपने और मैंने खरीदा है उस माल की करनी है। हर क्षेत्र पे, हर लेवल पे हम लोगों को नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अंतिम माल की ही हमें क्या करनी है, गणना करनी है। वो कैसे करनी है वो आप भी समझो। अब सवाल आपके दिमाग में होगा, केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती? भाई ये जो बीच में भाई किसान ने गेहूं दिया उसकी गणना क्यों नहीं कर रहे, और कुछ काम हो रहा है उसकी गणना आप क्यों नहीं कर, अंतिम माल की क्यों कर रहे हो? जो टी शर्ट बन करके मैंने खरीदी उसी की गणना क्यों कर रहे हो? उसने जो कपास दिया वो क्यों नहीं गिन रहे आप? क्यों नहीं गिन रहे? तो सुनो ना भैया, सबसे पहले तो डिफरेंस समझो अंतिम वस्तुओं में और मध्यवर्ती वस्तुओं में। अंतिम वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ताओं के पास पहुंचती। उपभोक्ता कौन है? हम। उपभोक्ता का मतलब कंज्यूमर। उपभोक्ता का मतलब कौन होता है? कंज्यूमर। देखो एक शब्द और होता है बायर, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हमेशा याद रखना। बायर, ठीक है, बायर और कंज्यूमर वैसे तो उपभोक्ता ही बोलते हैं। अब बायर क्या होता है, जैसे मान लो मैं खरीद लूं, ठीक है भाई, मैंने कोई चीज खरीद ली, जैसे मान लो कुछ गिफ्ट खरीदा, मैंने किसी के लिए गिफ्ट खरीद लिया। अब वो खरीदा तो मैंने है, बायर तो मैं हूं, पर उसका जो इस्तेमाल करेगा वो और कोई करेगा, जिसको मैं गिफ्ट दूंगा वही तो इस्तेमाल करेगा। तो बायर तो मैं हो गया, और कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है, जो उसको यूज कर रहा है, वो क्या हो जाएगा? कंज्यूमर हो जाएगा। तो उपभोक्ता क्या होता है? जिसके पास वो पहुंचती है और जो उसका इस्तेमाल करता है। मैं टी शर्ट लेकर के आया, मैं यूज कर रहा हूं, मैं उपभोक्ता हूं, ठीक है। तो जो अंतिम वस्तु है वो है जो जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वह अंतिम वस्तु कहलाती है। उदाहरण के लिए चॉकलेट है भैया, बिस्कुट है, अलमारी है, ये सारी अंतिम वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है? ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो अंतिम वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग की जाती है। अब भैया जब बिस्कुट बना होगा तो उसमें गेहूं आया होगा, आटा लगा होगा, फिर उसको फैक्ट्री में बेच के बिस्किट बना होगा। तो गेहूं और आटा क्या हो गया? मध्यवर्ती वस्तुएं हो गई, ठीक है। तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है? अंतिम वस्तु के निर्माण में मदद करती है, और फाइनली हम अंतिम जो माल आया है उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तु और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। अब क्या होता है, जो अंतिम माल जो हम लोगों ने खरीदा ना, उसमें सब कुछ ऑलरेडी जुड़कर हमारे पास आया। कैसे आया वो आप एक उदाहरण से समझो। हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं, ठीक है। हम बार बार एक ही चीज की गणना नहीं कर सकते। अब इसको उदाहरण, इसको बहुत प्यार से समझना। ये क्या है? ये है गेहूं। मैं मानकर चल रहा हूं हमें बिस्किट बनाना है, फाइनली बिस्किट बनाना है। इस गेहूं का उत्पादन करा, तो मान लो उदाहरण के तौर पे हम लेके चलते हैं 10 किलो गेहूं। 10 किलो गेहूं क्या है? किसी एक फैक्ट्री ने किससे खरीदा? किसान से खरीदा। जब 10 किलो गेहूं जो किसान से खरीदा गया है वो मान लो 50 रुपए के हिसाब से खरीदा, तो हमारा 500 रुपए का क्या हो गया? गेहूं आ गया। 500 रुपए का क्या आ गया? गेहूं आ गया। अब ये 500 रुपए का गेहूं जब आया तो उसमें क्या करा गया कि उसका आटा बनाया गया। आटा क्या है? फैक्ट्री वालों ने ही बनाया होगा। जब आटा बनाया तो मान लो इस 10 किलो गेहूं को पीसने पर हमारे 100 रुपए आटे के लग गए। तो 500 रुपए प्लस 100, 600 हो गए। ये जो जिसने आटा पीस करके दिया है उसने अपनी वैल्यू काउंट कर दी। भाई 500 तो मैंने खरीदा था, अब 100 रुपए और दे, 600 रुपए मुझे दे। तो वो फैक्ट्री वाला 600 रुपए इसको दे जाएगा। अब ये 600 रुपए होने के बाद क्या होगा भैया? ये 600 रुपए होने के बाद अब फैक्ट्री वाले ने क्या करा?
200 रुपए अपनी मशीन इनका सबका खर्चा जोड़ के, लेबर का खर्चा जोड़ करके बोल दिया 10 किलो गेहूं से जितने भी बिस्किट के पैकेट बनेंगे, 10 किलो आटे से जितने भी बिस्किट के पैकेट बनेंगे, उनकी कीमत कितनी होगी? 800 रुपए। 800 रुपए होगी। 10 किलो गेहूं से जितने भी पैकेट, अगर 100 पैकेट बनते हैं, 1000 पैकेट बनते हैं, जितने भी पैकेट बिस्किट के बनते हैं, उनकी कीमत कितनी होगी? 800 रुपए। भैया ये तो सारी बातें ठीक है, 800 रुपए है। अब 800 रुपए में क्या है? आपने अपना फायदा भी जोड़ लिया। किसान ने 500 में जो गेहूं बेचा, पहले इसमें जुड़ गया। फिर जिसने खरीदा गेहूं को आटा पीसने के लिए, उसने वो 500 रुपए तो रखे ही हैं, 100 अपने जोड़ दिए। भाई मेरी भी तो चक्की चली है, मैंने भी तो मेहनत करी है, उसका भी दो, तो 100 रुपए उसने ले लिए, 600 हो गए। अब फिर 600 रुपए वैसे के वैसे हैं, 200 रुपए क्या है? उस फैक्ट्री वाले ने जोड़ दिए जो बिस्कुट बनाने के लिए बैठा है। तो उसने बोला भाई 600 रुपए में तो मैंने ही खरीदा है, और उस 600 में से 500 किसान के थे, 100 रुपए चक्की वाले के थे, तो अब मैं भी तो कुछ लूंगा, मैं भी अपनी जो लेबर है उसको काम कर रहा है उसको दूंगा। तो 200 रुपए उसने क्या करा? खुद ने ले लिए। तो 800 रुपए यहां तक हो गए। अब 800 रुपए बिस्किट के पैकेट सब कुछ पैक हो गए। अब उन बिस्किट के पैकेटों को क्या करेगा? जो परिवहन वाला है, जो ट्रांसपोर्टेशन वाला है, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा और काम करेगा, ठीक है, ये सब कुछ करेगा। अब फाइनली मान लो 100 रुपए उस परिवहन वाले ने जोड़ दिए कि भाई 900 रुपए में वहां तक उसको पहुंचा रहा हूं। जब 900 रुपए वहां तक आ गए तो आखिरी में वो दुकानों तक पहुंचेगा, होलसेलर तक पहुंचेगा। तो होलसेलर बोलते हैं यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, बेचेंगे, मत्थाबच्ची करेंगे सामने वाले से, तो 100 रुपए क्या है वो मिला ले। तो अब क्या है? बिस्किट के जो पैकेट है कितने? 10 किलो गेहूं के जो बिस्किट के पैकेट बनेंगे वो 1000 में। 1000 रुपए का 10 किलो का वो हमारा हो गया, जिसको परिवर्तित करते करते यहां पर आ गया। अब मैं मान लो इस 10 किलो का जो गेहूं हमने खरीदा था, उस 10 किलो गेहूं में हमारे 100 पैकेट जो है बिस्किट के बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? 100 पैकेट हमारे बिस्किट के बन जाते हैं। 100 पैकेट बिस्किट के बन गए और टोटल खर्चा कितना आया था? 1000 रुपए का। मतलब क्या है? हर पैकेट कितने का हो जाएगा? 10 रुपए का हो जाएगा। तब जाकर के क्या है? 1000 का खर्चा बराबर हो जाएगा। तो जब हम लोग ये 10-10 रुपए जोड़ लेंगे ना भाई, अब मुझे पता चल गया कि भाई टोटल बिस्किट के पैकेट कितने आए, जितने भी आए 100 पैकेट आए, तो 100 पैकेट आए तो पता है 10-10 रुपए, तो ये 1000 रुपए। अब इस 1000 में सब कुछ आ गया ना भैया, दुकानदार ने अपना प्रॉफिट जोड़ा वो भी आ गया, सरकार का टैक्स भी निकल जाएगा, यहां तक जो 100 रुपए जो परिवहन वाले ने जोड़े, सेवा क्षेत्र ने जोड़े वो भी आ गया, 200 रुपए जो फैक्ट्री वाले ने जोड़े वो भी आ गया, उसके अलावा 100 रुपए जो चक्की वाले ने जोड़े वो भी आ गया, 500 का जो गेहूं खरीदा वो भी आ गया। तो हमने इस 1000 रुपए में सब कुछ आ गया, सबकी काउंटिंग हमने कर ली है। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि भैया क्या हुआ 500 रुपए का तो गेहूं खरीदा, ठीक है, फिर उसके बाद 600 रुपए इसने लगा दिए, ठीक है, उसके बाद 800 रुपए उसने लगा दिए, 900 रुपए उसने लगा दिए और 1000 रुपए उसने लगा दिए। अरे भैया ऐसे कर लेंगे तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, 500, 600, 1100, 1900, 2800 और 3800, ये तो 3800 पे पहुंच गया। तो ये तो गलत होगा ना भाई, ये 500 तो 600 में जुड़ा हुआ है ना, ये तो भाई आज मान लो मैं किसी से ना टेलीविजन खरीद लेता हूँ, मैं टेलीविजन खरीद लेता हूँ, मैंने जब टेलीविजन खरीदा, मैंने मान लो 10,000 का टेलीविजन खरीदा, वो टेलीविजन 10,000 का खरीदा तो मैं 12 में तो बेचूंगा, 12 में तो बेचूंगा ना भाई, उसकी तो काउंटिंग मैंने कर ली ना, मेरे में जोड़ लिया भाई, 10,000 का खरीदा 12 में बेचू। अब वो कोई मेरे से 12 में ले जाएगा तो सामने वो भी बेचना चाहता है, वो फिर 13 में बेचेगा, 14 में, तो बार बार में काउंटिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है, अंतिम वस्तु और माल और सेवाओं की ही क्या होती है, गणना होती है, काउंटिंग होती है। ये एग्जाम्पल से, बेहतरीन उदाहरण से मैंने आप लोगों को समझाया। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। अब भाई मुझे पता चल गया कि इस साल क्या हुआ है, 1000 जो किलो है वो गेहूं का उत्पादन हुआ है, और हर पे 10 रुपए किलो से दिया है, तो 10,000 रुपए का क्या हो गया, गेहूं का उत्पादन हुआ है। इससे क्या है, 10,000 रुपए किसमें जोड़ दो, जीडीपी में जोड़ दो। कहां से जोड़ दो, प्राथमिक क्षेत्र से जोड़ दो गेहूं के लिए, ठीक है। तो अब ये क्या है, 10,000 प्राथमिक क्षेत्र के जुड़ जाएंगे, फिर ऐसे सेकेंडरी द्वितीय क्षेत्र के, फिर तृतीय क्षेत्र के, और जो अंतिम माल है वो अंतिम माल ही बता देगा हमें कि हाँ भैया बिस्किट का क्या था, बिस्किट इतने थे, तो इससे हिसाब से इतनी ही हमारी जीडीपी बन रही। तो हम फाइनल गुड्स को जोड़ लेते हैं और उससे पहले कैलकुलेशन लगा लेते हैं कि प्राथमिक और तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र ने गेहूं कितना उगाया वो हम उसका पता लगा लेंगे। मैंने आपको बताया था हम सबके मूल्य काउंट करेंगे, भाई उसने इतना करा, फिर उसने इतनी टी शर्ट बनाई, उसने इतना करा, तो हम सबके मूल्य काउंट करके योगफल करके वो सकल घरेलू उत्पाद में आ जाएगा। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं भैया।
भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मंत्रालय का मतलब क्या होता है? मिनिस्ट्री होता है, ठीक है। आपने देखा होगा सरकार के मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, ठीक है, शिक्षा मंत्री होते हैं। तो वो जो सब मंत्री होते हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा ऑफिस होता है और उनके अंडर में बहुत से अधिकारी काम करते हैं। तो जो पूरा उनका स्टाफ है, एक मंत्री का जो पूरा स्टाफ है, उस पूरे को मंत्रालय कहते हैं। तो जो केंद्र सरकार के जो मंत्रालय है ना, जो केंद्र सरकार का मंत्रालय है, वो ये क्या है? काम करता है। यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तु और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है और तब जीडीपी का अनुमान करता है। देखो कितना डिफिकल्ट काम। केंद्र सरकार वाला क्या करेगा? राजस्थान वालों को फोन करेगा, भैया बताओ प्राथमिक ने कितना करा, द्वितीयक ने कितना करा, तृतीयक ने कितना करा। तुम्हारे राजस्थान है। फिर झारखंड वालों को फोन करेगा, फिर बिहार वालों को फोन करेगा, केरल वालों को, उत्तराखंड को, सबसे डेटा मांगेगा, फिर वो डेटा देंगे। उन डेटा का कैलकुलेशन फिर एक साथ होगा, उसके बाद हम लोग क्या है? जीडीपी निकालते हैं। अब आ जाते हैं क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। जो क्षेत्र है, जो हमारे जो तीनों क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन तीनों में समय के साथ क्या है? परिवर्तन है। कभी तो क्या था? प्राथमिक क्षेत्र बिल्कुल टॉप पे रहता था, फिर कभी एक ऐसा समय है जब द्वितीयक क्षेत्र टॉप पे चला गया, फिर कभी ऐसा समय है तृतीयक क्षेत्र टॉप पे चला गया। तो क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन आया, समय के साथ क्या है? चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस हमें देखने हैं। अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। देखो अब अधिकांश विकसित, जो ज्यादातर जो विकसित देश जिनका पूरा डेवलपमेंट हो चुका है, यह देखा गया कि जब उनका शुरुआती दौर था, जब वो विकसित नहीं थे, जब उनकी प्रारंभिक अवस्था, जो शुरुआती अवस्था थी, जो शुरुआत की इनिशियल कंडीशन थी उन लोगों की, उसमें उन्होंने क्या है? प्राथमिक क्षेत्र ने ही क्या करा है? आर्थिक सक्रियता, मतलब जो एक्टिवनेस है वो किसकी थी? प्राथमिक क्षेत्र की थी। मतलब जो आज विकसित बन चुके हैं ना वो देश, उनमें भी क्या था? पहले शुरुआत में प्राथमिक क्षेत्र ही था, ज्यादा काम जो था प्राथमिक क्षेत्र में था। क्यों? क्योंकि खेती बाड़ी, डेयरी, मत्स्य, वन, इनके बिना कोई काम हो नहीं पा रहा था। विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। फिर समय के साथ क्या हुआ कि विनिर्माण की शुरुआत हुई, कारखाने आने लगे, नई नई बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी आने लगी, मशीनरी आने लगी। तो फिर क्या हुआ? धीरे धीरे द्वितीयक क्षेत्र की तरफ लोग बढ़ने लगे। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। देखो अब क्या बात है, देखो मेरी बात आप सुनो, कि जैसे कि कोई कपड़ा है, जैसे एक तो क्या होता है जो स्वेटर्स है, जो स्वेटर्स है मान लो घर पे जो लेडीज बना रही है। अब जो घर पे जो लेडीज बना रही है वो क्या है? 10 रुपए के। तो जैसे कि क्या है, अब जो लेडीज है वो जो एक स्वेटर है वो 1000 रुपए का बेचती, ठीक है। अब वो एक स्वेटर 1000 रुपए का बेचती क्योंकि उसका हाथ की मेहनत है, बहुत ज्यादा काम है। पर अब यही स्वेटर अगर फैक्ट्री में बनने लग जाए, वहां पर बनने लग जाए, तो क्या है? ये स्वेटर 1000 की जगह 300 में भी मिल जाएगा, 400 में भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो उत्पादन ज्यादा हो रहा है और उत्पादन आसानी से होने लगा है क्योंकि कारखानों की बदौलत। इसके कारण क्या है? लोगों को सस्ती दरों पर चीजें उपलब्ध हो जाती है और उत्पादन भी अधिक हो रहा है और लोगों को रोजगार भी बहुत मिल रहा है। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। और क्या है? सेवा क्षेत्र का जो महत्व है वो बढ़ गया। मैं आपको देखो एक बात बताता हूं कि 1973 और 74 में और उसके बाद 2003-4 तक का लेकर के चलो, ये जो 30-40 साल का जो डिफरेंस रहा है ना, यहां पर पहले क्या था कि जो प्राथमिक क्षेत्र है ना उसमें क्या उत्पादन बहुत ज्यादा था, बाकियों में कम था। पर इस समय तक आते आते क्या हो गया? तृतीयक क्षेत्र में उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया। उत्पादन क्या है? बहुत ज्यादा बढ़ गया। पर इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन तो क्या हुआ? समय के साथ गिरता गया। समय के साथ प्राथमिक क्षेत्र का क्या हुआ? उत्पादन तो गिरता गया भैया, पर जो रोजगार है ना, रोजगार क्या है? कम नहीं रहे। रोजगार उतने के उतने ही थे। अगर आज भी रोजगार अगर सबसे ज्यादा कोई दे रहा है तो वो प्राथमिक क्षेत्र ही दे रहा है। द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन तो बढ़ा है पर रोजगार नहीं बढ़े। अब ऐसा कैसे हो सकता है सर? काम तो ज्यादा हो रहा है पर लोगों के पास रोजगार नहीं। ये कैसी विडंबना है? विडंबना ये है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, तृतीय क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में काम नहीं। भाई जो काम प्राथमिक क्षेत्र में क्या है लोग कर रहे हैं। अब मशीन आ गई तो मशीन से क्या पहले 10 लोग काम करते थे, अब एक जना ही काम कर लेता, तो 9 की छुट्टी बाहर। तृतीय क्षेत्र में और पहले 8-5 जने काम करते थे, अब एक जना करता है, 4 की छुट्टी। तो तृतीय क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र रोजगार का सर्जन कम कर रहा है पर उत्पादन क्या कर रहा है? ज्यादा कर रहा है। और भैया जीडीपी में तो उत्पादन ही जुड़ता है, तो उत्पादन ही हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण हो जाता है।
अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है। अब क्या है, जो श्रमजीवी लोग जो बहुत मेहनती लोग हैं वो क्या है, सेवा क्षेत्र में ही नियोजित है, सेवा क्षेत्र में लगे हुए। जैसे हम लोगों को देख लो, बहुत मेहनती लोग हैं हम लोग, तो हम सेवा क्षेत्र में लगे हुए, हम शिक्षा ही दे रहे हैं। और विकसित देशों में ये लक्ष्य देखा गया है, वो क्या है, समय के साथ ज्यादा सेवा क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं। देखो जैसे आज डॉक्टर है, डॉक्टर सेवा क्षेत्र में। अब क्या आपको सेवा क्षेत्र, पहली बात तो आपका गुण है, आपकी क्वालिटी है, आपकी क्वालिटी है कि आपने वो चीज इनहेरिट करी है, आपने वो चीज सीखी है, आपने वो चीज पढ़ी है, तब जाके आप लोगों को सेवा दे पा रहे हो, या वो काम आपने सीखा है तब लोगों को सेवा दे पा रहे हो। आज डॉक्टर है भाई, मान लो अमेरिका को डॉक्टरों की जरूरत पड़ गई, हमने भेज दी, जाओ 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 जाओ, न किसी कारखाने को भेजने की जरूरत है, न जमीन को भेजने की जरूरत है, सीधे 20 लोगों को भेजा और हम बढ़िया चार्ज भी कर सकते हैं। भाई एक डॉक्टर का हर दिन का 1 लाख रुपए देना, तो 20 डॉक्टरों के हर दिन के 20 लाख रुपए आ जाएंगे सरकार के पास। तो ये क्या है, ज्यादा जो चार्जेस है वो हो जाएंगे। टीचर्स अगर कभी विदेश में मंगा ले, भेज दो टीचरों को, शिक्षकों को भेज दो। तो क्या सिर्फ टीचर्स को ही तो भेजना है, बाकी कोई बिल्डिंग फैक्ट्री वैक्ट्री कुछ भेजनी नहीं भेजनी। इसलिए क्या हुआ, सेवा क्षेत्र ने विकसित देशों को और भी विकसित बनाया, और विकसित देशों ने इसे अपनाया है कि सेवा क्षेत्र ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब आ जाते हैं भैया आपके सिर पकड़ने वाले क्वेश्चनों पर। फिर सिर पकड़ लो कि अरे यार फिर क्वेश्चन आंसर आ गया, पर वो तो करना जरूरी है। मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, आंसर हम लोगों ने भी डिस्कशन करा होगा, कुछ नया आया होगा तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत कीजिए। किसी व्यक्ति की क्रिया को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में कैसे रखा जाएगा। तो देखो आर्थिक क्रियाओं में कौन कौन सी गतिविधि आती है वो बताओ, और कैसे हम प्राथमिक द्वितीयक उसमें रखते हैं वो। प्राथमिक क्षेत्र में जो भी प्राकृतिक संसाधनों से हमें मिलता है, जो भी प्रकृति से उत्पादन हो रहा है वो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, हमें विनिर्माण करना पड़ता है, निर्मित करना पड़ता है, ठीक है। और ये कारखाने में, कार्यशाला में, घर पे भी हो सकती है, जैसे कि गन्ने का गुड़ बनना, चीनी बनना, ठीक है। उसके बाद है तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र क्या है, विकास में मदद करती है, सहायता करती है किसकी, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की। और इसे हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये सेवा का उत्पादन करती है, ना कि वस्तुओं का। सवाल नंबर 2, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच क्या अंतर है। बिल्कुल, तो अंतिम वस्तु क्या है और मध्यवर्ती वस्तु क्या है, दोनों के बीच में अंतर। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में कुल उत्पादन ज्ञात करने के लिए केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं की ही क्यों शामिल किया जाता है। तो जब हम लोग उत्पादन की गणना कर रहे हैं तो अंतिम वस्तुओं को ही क्यों गिन रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। अंतिम वस्तुएं वो हैं जो उपभोक्ता तक पहुंच जाए, जिसका हम लोग यूज करें। और मध्यवर्ती वस्तुएं वो हैं जो क्या है, अंतिम वस्तु बनाने में मदद करी है, हेल्प करी, उनके बिना अंतिम वस्तु नहीं बन सकती। जैसे कपास से कॉटन की टी शर्ट, कॉटन की शर्ट। अब हम लोग अंतिम वस्तुओं का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मध्यवर्ती वस्तु हैं, उनका अंतिम वस्तु में कैलकुलेशन कर चुके हैं हम लोग। जैसे 500 रुपए में हम लोगों ने 100 रुपए भी जोड़ दिए, 200 भी जोड़ दिए, 100 जोड़ दिए, सब कुछ जोड़ के ही 1000 रुपए का वो गेहूं पड़ा है हमारा। हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं, बार बार हम लोग नहीं कर सकते ऐसा। तीसरा सवाल है, प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की गणना हम कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। तो अब जो अलग अलग है उसकी गणना हम लोग कैसे करते हैं और कैसे जानते हैं कि वो कितना है। तो हम क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का योग करने की जगह हम उनकी जो मूल्य है उसका योग कर लेते हैं और उस तीनों का पता लगा लेते हैं वो इतना है, और फिर अंतिम वस्तुओं का फाइनली पता लगा के हम जीडीपी बता देते हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, भारत में कौन सा संस्थान इसकी गणना कर रहा है। तो भैया सकल घरेलू उत्पाद तो वह है जो देश की बाउंड्रियों के अंदर काम कर रहा है, और बाजार मूल्य पे जो उत्पादन को बेचा जाए, सेवाओं को, वस्तुओं को, वो जीडीपी कहलाता है। और कौन कर रहा है, केंद्र सरकार का मंत्रालय करता है, सभी राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से मांग लेता है रिकॉर्ड, और एक कर करके उनको जीडीपी बता देता है। भारत में सेवा क्षेत्र के वृद्धि के लिए किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। ये सवाल सुनिए कि भारत में सेवा क्षेत्र बढ़ा क्यों। मैंने आपको बताया ना, विकसित देशों में बढ़ रहा है और धीरे धीरे सब देश क्या सेवा क्षेत्र को मांग रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाई हमने डॉक्टर ज्यादा बना दिए, तो डॉक्टर कहीं पर भी होंगे, काम आ जाएंगे। जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ वर्ग के लोग कई सेवाओं जैसे रेस्टोरेंट, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय की मांग शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है भाई, इनकम बढ़ी लोगों की, तो लोग सोचते हैं मैं सरकारी में क्यों पढ़ाऊं मेरे बच्चों को, मैं तो प्राइवेट में पढ़ाऊं। अब प्राइवेट में पढ़ाने के लिए लोग क्या है, धीरे धीरे प्राइवेट स्कूलें खोलते हैं, फिर हॉस्पिटल खोलते हैं, रेस्टोरेंट खोल देते हैं। मेरे पास आज अगर एक्स्ट्रा पैसा होगा ना, तो मैं क्या करूंगा, सेवा क्षेत्र में ही लगाऊंगा, रेस्टोरेंट खोल दूंगा, स्कूल खोल दूंगा, हॉस्पिटल खोल दूंगा, ठीक है, कोई मॉल खोल दूंगा। तो वो क्या है, इनकम जनरेशन हो जाएगा। कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। भाई अब आपको कृषि में और उद्योग में भी सेवा क्षेत्र चाहिए, परिवहन चाहिए, व्यापार के लिए लोग चाहिए, और भंडारण भी तो चाहिए, भंडार करने के लिए। बहुत बड़ी संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्य जैसी सेवाओं में लगे, तो छोटी दुकानों की मरम्मत करना और काम करना, इनमें भी लोग लगे। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित नवीन सेवाएं जैसे कॉल सेंटर, इंटरनेट, एटीएम इत्यादि विकसित हुए हैं। तो अब क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी
पर आधारित। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस पर भी क्या है, काफी काम चल गया, कंप्यूटर का काम है, इंटरनेट का काम है, एटीएम का काम है, कॉल सेंटर है, तो ये भी क्या है, सेवा है। इसी के साथ आज का जो हमारा चैप्टर 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का, उनका लेक्चर 1 कंप्लीट होता है। आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेगा, और अगर अच्छा लगा हो तो ताबड़तोड़ कमेंट कर दीजिएगा कि सर अब हम हो चुके हैं तैयार और हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। आप घरों में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और आपके अपने परिवार को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।